गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम 1757 बैटल ऑफ पलासी के बाद से, जिसमें सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल को हराया गया था, हम अगर 1757 से लेके 1857 तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करती रही, इन 100 सालों में अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की एनेक्सेशन, लैंड एनेक्सेशन की पॉलिसीज देखें तो हमें कुछ फैक्टर्स समझ में आते हैं। वो फैक्टर्स ये हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी डायरेक्टली किसी भी किंगडम पे मिलिट्री अटैक नहीं किया था। दे हैड अ सीरीज ऑफ लाइक स्टेप्स। आग को धीरे धीरे चिंगारी से सुलगाते हुए एक विकराल रूप देना ईस्ट इंडिया कंपनी से बेटर कोई नहीं कर पाता था। What they did was, first they went ahead and indulged themselves into the political matters of a kingdom. आप एक स्टेट की पॉलिटी, जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी उसको अनस्टेबल कर दो ना, तो वो स्टेट एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात जैसे हो जाती है। They hindered the economical growth of the state. एक तरफ तो आप उन स्टेट से लाइक रेवेन्यूज जनरेट करवा रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हैं, नवाब लोग पैसे देने लग गए थे, वहाँ की दीवानी के राइट्स आप ले रहे हैं। एम्परर ऑफ इंडिया हैड गॉन अहेड एंड गिवन द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे करके आप धीरे धीरे सब दूर से आप दीवानी के राइट्स ले रहे हो, तो आपके पास में पैसा आने लगा है। आप उस राज्य का पैसा लेके उसी राज्य के लोगों को दे रहे हो सामान खरीदने के लिए। मतलब आपकी जेब से क्या लग रहा है? नथिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ सुपर्ब मैनिपुलेटर ऑफ सच थिंग। धीरे धीरे इकोनॉमिकल जड़ें खोखली होने लगी थी किंगडम्स की। एंड फाइनली ये लोग बड़े डिप्लोमैट थे। ये अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स बनाते थे लोगों के साथ में। हम आपके सपोर्ट में हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अगर कहते हैं, इंडिया में लाने वाले जो थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बाँछें खिल गई थी। दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग रेसिडेंट्स इन एवरी इंडियन स्टेट। आपके शहरों में आप कुछ पुरानी रेसिडेंसीज देखते हैं। ये रेसिडेंसीज उसी टाइम पे बनाई गई थी व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अपॉइंटेड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इनको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल या कमर्शियल एजेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंट बैठाए थे दोस्तों। दैट इज द थिंग। दे हैड टोटली, दीज रेसिडेंसीज वर नथिंग मोर देन एजेंसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन एजेंट्स का काम था टू कॉन्स्टेंटली गो अहेड एंड कीप अ चेक। एक तो इनका काम ये था टू ग्रो whatever is in interest of British East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा जहां भी दिखे आपको वो चीज करना है। The deal is to be made. They actually went ahead and interfered with political matters as well, और इनका इंटरफेरेंस इन स्टेट्स में इस हद तक था that they often decided कि सक्सेसर टू द थ्रोन कौन होगा। मतलब आपके किंगडम में अगर कोई राजा बना है, उसके बाद इस गद्दी पे कौन उत्तराधिकारी है, ये भी धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करने लग गई थी। Isn't that unjust? Isn't that unfair? In fact, वो ये तक देखने लगे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे बैठने वाले लोग कौन हैं। और अक्सर ये भी होने लगा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चहेते लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठाया जाना लगा था। थिंग्स वर काम एंड क्वाइट
पर्दे के पीछे सब कुछ जायज़ है दोस्तों। ऊपर से लग रहा था कि पानी बहुत काम है, इट्स काम वाटर्स, बट डीप डाउन इनसाइड देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन। बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल रही थी। एक और ब्रिटिशर्स की काफ़ी इफेक्टिव पॉलिसी बनी थी, सब्सिडियरी अलायंस। Subsidiary alliance was a policy of East India Company of offering military support to the territorial kingdoms. आप नवाब हैं, आप किंग हैं, आपके यहाँ पे हमारी सेना एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप रहेगी। आपको सिर्फ उनके खर्चे का पैसा, उनके राशन का पैसा, रख रखाव, रहन सहन का पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। आप पे अगर कोई तकलीफ आएगी तो वी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी आर गोइंग टू गो अहेड एंड सपोर्ट योर आर्मी। लेकिन एक शर्त है, ये सपोर्ट योर आर्मी नहीं, आपकी तो आर्मी आपको डिसबैंड करना रहेगी, क्योंकि अब हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स आप लोगों के यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दीजिए। नवाबों की आर्मीज़, राजाओं की आर्मीज़ को डिसबैंड कर दिया गया दोस्तों। उनकी आर्मी को हटा दिया गया और उनकी आर्मी की जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो थी वो अब उन इलाकों में रहती थी। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट। अगर कोई बादशाह या राजा उस आर्मी या उस सपोर्ट के बदले, सब्सिडियरी अलायंस में तो ये भी लिखा गया था दोस्तों कि आप किसी पर अटैक नहीं कर सकते, आप पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से वी आर मेंटेनिंग पीस एंड सॉवरेनिटी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा था कि ग्लिच था कि अगर कोई राजा उस आर्मी को या उस आर्मी के भरण पोषण के लिए और जो टैक्सेस हैं वो देने में अगर असमर्थ हो जाएगा, सो he will have to pay a penalty. Now what that penalty was, we can see it in the case of Nawab of Awadh in 1801, सिराजुद्दौला, जिनकी बात चल रही है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं अभी शुजाउद्दौला की। शुजाउद्दौला who was the Nawab of Awadh in 1801 had to give out his territory, major part of his territory to the British East India Company। जो कहानी 1757 में बैटल ऑफ पलासे में सिराजुद्दौला के साथ शुरू हुई थी, वो हम बात करते हैं 1801 में, 1799 के बाद में 1801 में हम देखते हैं कि शुजाउद्दौला पे वो बात आके ख़त्म होती थी। बंगाल की अवध की प्रोविंस, बंगाल के बाद में अब अवध की प्रोविंस भी ब्रिटिशर्स के हाथ में आना शुरू हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने ये सब्सिडियरी अलायंस दोस्तों इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के रखा था कि उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा भी हो गया था दैट पीपल विल नॉट गो अहेड एंड even talk to the neighboring state without the permission of the British official. Now this was really something that was beyond understanding, and उस वक्त हमारे राजा, हमारे नवाब इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक तैयार भी हो गए थे। I don't know what were they eating or what was in their head, but still it was happening. तो यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, एक ट्रेंड फॉलो करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। डायरेक्ट वॉरफेयर में उनको पता था हमारे भारतीय लड़ाके कम नहीं होते हैं। What they did was, इनिशियली वो जड़े खोखली करते थे, बैर फैलाते थे, डिवाइड एंड रूल का सीड, बीज बो देते थे, एंड देन द फाइनल थिंग, फॉर एग्जाम्पल लाइक सब्सिडियरी अलायंस, हैदराबाद तक को इसी तरीके से इन लोगों ने अपने अंदर, हैदराबाद की प्रोविंस को भी ऐसे ही इन्होंने अपने अंडर लिया था दोस्तों। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। अगर आप पैसा लगान, जो भी टैक्स रेवेन्यू नहीं दे पाओगे तो आपकी टेरिटरी का इतना हिस्सा हमारा हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप टोटल टेरिटरी ले लेते हो, बस एक पपेट किंग बन के बैठे हुए हो। सो देयर वाज नो ब्लडशेड, देयर वाज नो वॉरफेयर डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली यू वर एक जोंक के समान खून चूसे जा रहे थे। आई होप नाउ यू पीपल गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।